दोस्तों आईएएस बनना हर एक यूपीएससी एस्पायरेंट का सपना होता है। तो उसी के चलते हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक पॉलिसी में चेंज किया गया है। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर पूरी कैडर पॉलिसी के अंदर क्या चेंज किया है तो काफी डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। वैसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये है कि ये सारा डिस्कशन जो है मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर की जो आप लोग की वीडियो आती है मॉर्निंग के अंदर। पर लेकिन हुआ क्या वहां पर वो पता नहीं क्या हुआ कि जो भी मैंने एडिटोरियल वहां पर डिस्कस किए हैं कुछ को छोड़कर वो ब्लैंक हो गए हैं। तो इसलिए जो भी वहां पर एक तो ये वाला जो कैडर पॉलिसी वाला जो आर्टिकल है, इसी के साथ में जो रो वाला आर्टिकल है और एक था यहाँ पर जो कंपनसेशन वाला आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल अब मैं अलग से अपलोड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि जिस किसी ने बेसिकली वहां पर ऑडियो सुनी होगी, वीडियो नहीं देखी होगी, यहां पर आप लोग ऑडियो और वीडियो आप लोगों को दोनों को देखने को मिलेगी। पीडीएफ जो है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये अलग से पोर्शन है जिसमें वहां पर जो ब्लैंक दिख रहा था वो पोर्शन मैं अपलोड कर रहा हूं। और इसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि जो कैडर पॉलिसी वाला ये आर्टिकल था, कल को चलकर अगर आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग यहाँ पर जाना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर हो जाता है। तो मुझे लगा इसको अलग से वीडियो भी अपलोड कर दूं। वैसे आगे भी अगर कभी सर्च करोगे आप लोग तो आप लोगों को सर्चिंग में भी ये देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जीएस पेपर 2 के लिए काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के साथ में रो वाला आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे। एक प्राइवेसी वाला आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे, वो फ्रीडम वाला, सॉरी प्रेस फ्रीडम वाला। और एक यहाँ पर जो कंपनसेशन वाला आर्टिकल है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप लोग यूपीएससी एस्पायरेंट है तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। ये वाला आर्टिकल आप लोगों को ध्यान से बन के सुनना है, क्योंकि आगे अगर आप लोग यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा फायदा यहाँ पर पहुंचाने वाला होगा। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, वैसे भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। दीपक रावत सर की वीडियो आप लोगों ने कई बार देखी होगी। यहाँ पर एक ऐसे नहीं, इनको देखने के बाद में कई सारे लोग फील करते हैं कि हाँ यार आईएएस ऑफिसर हो तो ऐसा हो, पर लेकिन क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आईएएस ऑफिसर को, तो कई सारी बातें मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आखिर ये आर्टिकल न्यूज में क्यों आया है और क्या है यहाँ पर ये कैडर पॉलिसी, तो वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे, डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन सिविल सर्विसेज किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोला जाता है। इन्हीं के द्वारा काफी बड़ा समर्थन किया गया था जब हमारी कंट्री में आईएएस यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज और ऑल इंडिया जो सर्विसेज होती हैं, ये यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि पूरे देश को बांध कर रखती हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें आप लोगों को प्रीलिम्स देना होता है, मेंस देना होता है और इसके बाद में इंटरव्यू देना होता है। तो ये जो पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, इस पूरे प्रोसीजर में फिर सिलेक्शन होने के बाद में फिर आप लोग की ट्रेनिंग होती है देहरादून के अंदर, मसूरी के अंदर। ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पर जब ट्रेनिंग आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर आप लोगों को कैडर दिए जाते हैं कि किस किस राज्य में आप लोग जाकर जॉब करोगे अपने। पर लेकिन आप लोग ये समझिए आज की डेट में हमारी कंट्री में डिफेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, या फिर अलग अलग जितनी दुनिया भर की मिनिस्ट्री है हमारे देश में, होम मिनिस्ट्री होगी, इनमें सारी जगह कोई ना कोई आप लोगों को सेक्रेटरी, कोई कैबिनेट सेक्रेटरी देखने को मिलेगा। वो कहां से आते हैं, जब सारे राज्य के अंदर जब जो है सारे ऑफिसर जो है वो राज्य के अंदर चले जाते हैं कि हाँ आज की डेट में इसको ये यूपी कैडर मिल गया, किसी को तमिलनाडु, किसी को गुजरात कैडर मिल गया, किसी को आसाम कैडर मिल गया। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ऑफिसर कहां से आते हैं, जब यहाँ पर इनके द्वारा ऑफिसर अपॉइंटमेंट किए जाते हैं कि यहाँ पर ये जो है हमारी कंट्री में कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए, ठीक है, ये हमारी कंट्री के पर्टिकुलर इस पोस्ट पर यहाँ पर अपॉइंट कर दिया, वो तो सारे स्टेट में चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पे कैसे ऑफिसर्स आते हैं, तो यहाँ पर जो ऑफिसर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे नॉर्मली ये डेपुटेशन से आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो डेपुटेशन से ऑफिसर आते हैं और वो यहाँ पर अपनी जो सर्विस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से निकलकर। पूरा प्रोसीजर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करती है रिक्रूटमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट को फिर वो ऑफिसर्स मिल जाते हैं, ताकि हमारी कंट्री में एक संघवाद का ढांचा प्रॉपर वे में चलता रहे, एक फेडरल सिस्टम वो आगे बढ़ता रहे। अगर इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहां पर बताऊं तो अगर आज की डेट में आप लोग देखोगे हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स कंट्री है कि एक कनेक्टिंग लिंक की जरूरत है। तो ये माना जाता है कि जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है वो एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है, यहां पर पॉलिसी बनाने का काम करती है। सारे जो भी टॉप पॉलिसी फॉर्मेशन होती है, पॉलिटिशियन नहीं बनाते हैं, आप लोगों को लगता है कि पॉलिटिशियन उसने ये पॉलिसी बना दी, वो पॉलिसी बना दी, वो बस फेस होता है उनका। बाकी सारी पॉलिसी जो होती है वो नीचे बैठकर ये करते हैं, जो भी आईएएस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं इनका पूरा काम होता है। तो पूरे फ्रेमवर्क को, इतनी वास्ट कंट्री, डाइवर्स कंट्री को जो जोड़े रखने का काम करते हैं वो यही ऑफिसर्स करते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बोल रहे थे तो उनके द्वारा काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई थी, इसलिए ये मैंने हिंदी में भी लिख दी, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना के पूछ लिए जाते हैं कि इसके ऊपर कमेंट कीजिए। इनके द्वारा यहाँ पर क्या बोला गया था, इनके द्वारा ये बोला गया था द यूनियन विल गो, यू विल नॉट हैव ए यूनाइटेड इंडिया।
इफ यू हैव नोट ए गुड ऑल इंडिया जो सर्विसेज, यानी कि अगर आप लोगों के पास में ऑल इंडिया सर्विसेज, अच्छी ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होती तो आज की डेट में हमारा कंट्री जो है वो इस तरीके से यूनाइट नहीं होता। जो अखंड भारत हम लोगों ने बनाया है यहाँ पर, वो हमारा भारत नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जरूरी है कि एक तरीके से हमारे पास में, तो इसके चलते हमारे पास में एक जो हम लोग स्वतंत्र, जो हम लोग एक देश को जी रहे हैं, तो एक स्वतंत्र हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एक यूनाइटेड देश हमारा आगे बढ़ रहा है, उसमें ये जरूरी है कि अपनी बात रखने वाला, अपने मन की बात कहने वाला एक इंडियन सिविल सर्वेंट वहां पर होना चाहिए, ना कि उसको कोई प्रेशर करे। एक इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहिए और उसी की वजह से सारी बातें पॉसिबल हो पा रही हैं। यानी कि आज की डेट में अगर एक आईएएस ऑफिसर जो है वो अपनी ढंग से बातें रख पाता है, सारी चीजें ढंग से अपना काम कर पाता है, तो ही हम लोग एक सही डायरेक्शन में चल पाएंगे, ये बोला गया। ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती है, अगर उसके बारे में यहां पर बात की जाए, यहां पर जब भी आप लोग यहां पर जाते हैं तो सेंट्रल के डेपुटेशन पे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसके चलते होता क्या है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आपस में कंसल्ट करते हैं और जो ऑफिसर जाता है उससे भी पूछा जाता है। आप लोग ये समझिए, जैसे दीपक रावत साहब जो हैं आज की डेट में, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। अगर कल को चलकर इनको सेंटर पे डेपुटेशन पे भेजा जाता है तो यहां पर क्या करेगी, एक लिस्ट तैयार करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट जो लिस्ट तैयार करेगी उसमें इनकी सहमति भी होना जरूरी है कि हाँ मुझे सेंटर पे डेपुटेशन पे जाना है काम करने के लिए। तो यहां पर जब स्टेट गवर्नमेंट की सहमति होगी और जिस पर्टिकुलर ऑफिसर्स को जाना है उसकी सहमति होगी, तो वो लिस्ट जो है फिर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भेजी जाएगी कि भाई साहब इनमें से चूज कर लो कौन आप लोगों को यहां पर चाहिए। तो उस लिस्ट में से फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चूज करती है जितना भी उसको रिक्वायरमेंट होती है, और फिर वहां पर वो आगे चीजें बढ़ जाती हैं। यानी कि यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट यहां पर मनाई करने लगे पर्टिकुलर पर्सन को, तो फोर्स ही नहीं किया जा सकता है यहां पर, एक पर्टिकुलर सिस्टम को अगर ध्यान में रखते हुए चला जाए तो ये पूरा पैटर्न आप लोगों को यहां पर इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा। और ये साफ साफ बोला भी गया है, अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट, एक अच्छा माहौल आप लोग देश के अंदर बनाना चाहते हैं तो यहां पर कोई भी ऑफिसर जो है उसकी विल के अगेंस्ट जाकर, यानी कि अगर वो नहीं चाहता है कि उसको सेंटर में डेपुटेशन पर जाना है तो उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है आनन फानन में कोई डिसीजन ले लेंगे कि हाँ भाई इस इंसान को भेजना ही भेजना है, और स्टेट जो है वो एक लिस्ट तैयार करेगा, वो उससे पूछेगा कि तुम जाना चाहते हो या फिर नहीं, ऐसे अपनी मनमर्जी से यहां पर ये काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि वही ऑफिसर जो है यहां पर डेपुटेशन पे भेजे जाएंगे जिसमें सेंटर और जिसमें स्टेट और ऑफिसर जो है वो दोनों यहां पर एक तरीके से सेटिस्फाई है, ठीक है। तो स्टेट करेगा फिर रिवील कि हाँ जो सेटिस्फाई है भाई साहब तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, पर लेकिन ये चीजें यहीं पर ही नहीं रुकती है, यहां से फिर माहौल स्टार्ट होता है। आप लोगों को पता है कि जितनी चीजें दिखाई देती हैं अच्छी उतनी चीजें होती नहीं है, अंडरग्राउंड एक अलग ही पैटर्न चल रहा होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के डेट में इंडियन सिविल सर्विसेज जो है वो छोड़ते हुए नजर आते हैं, उनको जो लगता है प्रॉपर वे में जहां पर अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रोडक्टिवली वो यूटिलाइज कर पाते हैं वहां पर वो काम करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे। रीजन इसका यही है, अनफॉर्चुनेट कंडीशन यहां पर क्या है, यानी कि यहां पर एक दुर्भाग्य वाली बात यह है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो यहां पर पॉलिटिकल मुद्दे आते हैं तो वो सारी गरिमा लांग जाते हैं। यानी कि जब उनको इलेक्शन की और जब उनको पावर की बात आती है तो आपस में इस तरीके से लड़ते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली लड़ रहे हैं, जबकि हमारे संविधान में जब संघवाद के ढांचे के बारे में बात करते हैं तो चाहते हैं कि एक प्रॉपर वे में चीजें चलती रहे, पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं यहां पर, अभी आप लोग समझेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी 4 अमेंडमेंट लाने की बात की गई है, जो कि रूल 6(1) यहां पर आईएएस कैडर रूल 1954 के अंदर इसमें चेंज किया जाएगा। और ये पूरा क्या रहता है, ये डेपुटेशन की बात की जाती है, यानी कि जब यहां पर डेपुटेशन किया जाता है तो यहां पर ये बोला गया, अभी सेंट्रल के द्वारा राज्य से पूछा गया कि आगे से अगर किसी को डेपुटेशन में दिया जाएगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर दे दी गई है डिसीजन लेने की कई सारे मुद्दों को लेकर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब मनमानी कर पाएगी डेपुटेशन को लेकर। तो इसके ऊपर राज्य से सलाह मांगी गई कि जो रूल हम लोग अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, 4 जो अमेंडमेंट हम लोग इन रूल में ला रहे हैं, इनसे आप लोग कितना सहमत हैं। तो 25 जनवरी से पहले स्टेट गवर्नमेंट को अपना रिप्लाई देना है। तो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर सदमे में आ गई है इस रूल को लेकर, और वो यहां पर इसको लेकर चिंता जता रही है अपनी। अभी यहां पर एक मुद्दा इंपॉर्टेंट ये है कि इसके बारे में क्वेश्चन भी डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है। बोला यह जा रहा है कि आज की डेट में रूल क्या है कि अगर कोई भी स्टेट कैडर का ऑफिसर अगर यहां पर सेंट्रल डेपुटेशन पे जाएगा तो कहां पर काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर देखने को मिलेगा डेपुटेड सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा, या फिर किसी दूसरे स्टेट में भी उसको भेज सकते हैं, या फिर पीएसयू जो हमारी कंट्री में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उनके अंदर भी उसको भेज सकते हैं। तो यहां पर ये रूल बोलता है, जो रूल 6 और यहां पर रूल 6 का पार्ट 1 आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये सारा काम करता है। तो यहां पर मुद्दा क्या हो गया, मुद्दा यहां पर ये हो गया, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोगों को यहां पर कंफ्यूजन में भी डाल सकता है कि अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है इन मुद्दों के ऊपर, यानी कि अगर यहां पर सेंटर और स्टेट के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है
तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि मैटर जो है उसके हिसाब से चलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे संविधान के अंदर जब आप लोग जाकर झांकते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 7वां शेड्यूल दिखाई देता है। इस 7वें शेड्यूल में आप लोगों को 3 लिस्ट दिखाई देंगी। एक तो होती है केंद्र की लिस्ट यानी कि सेंटर की सूची, दूसरी होती है स्टेट की लिस्ट यानी कि राज्य की सूची, और तीसरी है कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची जिसमें दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। पर लेकिन जो ये समवर्ती सूची है जिसमें दोनों मिलकर काम कर सकते हैं उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर जो है वो प्रिवेल की जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो बोलेगी वो माना जाएगा। तो ये मुद्दा यहां पर देखने को मिलता है और यही मुद्दा यहां पर कैडर रूल पॉलिसी के अंदर भी देखने को मिलता है। बात यहां पर ये निकल कर आती है आज की डेट में जब यहां पर ऐसी मनमानी चलने लगती है तो कई सारी इश्यूज यहां पर निकल कर आते हैं। जो अगर बात करें जुलाई 2001 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, तमिलनाडु कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर थे, उनको डेपुटेशन पे बुलाने की बात की गई। ठीक है, तो सेंट्रल ने अपने आप डिसीजन यहां पर ले लिया, तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और तमिलनाडु के बीच में रस्साकसी देखने को मिली। सेम कंडीशन अभी आप लोगों ने देखा होगा वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़ी हाहाकार मची थी इसी मुद्दे को लेकर। ठीक है, हमने कई सारे एडिटोरियल भी डिस्कस किए थे उस टाइम पर उसके ऊपर। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेम काम किया गया था, 3 आईपीएस ऑफिसर को यहां पर डेपुटेशन पे बुलाने की बात की गई, जिसके चलते मुद्दा काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसी के साथ में अभी रिसेंटली यहां तो हद ही हो गई थी जब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चीफ सेक्रेटरी जो वेस्ट बंगाल के होते हैं, ठीक है, जो कि एक हाईएस्ट पोस्ट आप लोग यहां पर देखते हैं, उनको बेसिकली बुलाया गया। वो भी कब, जब उनकी सर्विस का लास्ट डे था, वो खत्म होने वाला था, उसको डेपुटेशन पे बुलाया गया। उन्होंने डेपुटेशन पे जाने से मना कर दिया। तो ये मुद्दा आप लोग को देखने को मिलेगा, इनके कल पर्सन रिटायर होने वाला है, कल या परसों, और उस इंसान को डेपुटेशन पे बुलाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको पनिश करने की कोशिश की जाती है। तो ये मुद्दा देखने को मिलेगा। तो इसी के चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो कुत्ते बिल्ली की तरह फिर लड़ते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो यानी कि यहाँ पर एक अपनी गरिमा लांघते हुए नजर आएंगे यहां पर जब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और ये सारी क्या चीजें होती हैं, ये सारी होती है बदले की भावनाएं, यानी कि सामने वाले पर्सन को सबक सिखाने वाली बात यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ऐसा ही यहां पर देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसी हरकतें करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हरकत करती है। अगर कोई ऑफिसर जो है वो डेपुटेशन पे जाना चाहता है और उसकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में अच्छी नहीं बनती है, तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट फिर उसका नाम बेसिकली रिलीज नहीं करती है, उसको आगे नहीं जाने देती है बदले की भावना से। ऐसा ही एक ऑफिसर देखने को मिला था, सीनियर ऑफिसर तमिलनाडु के अंदर में, ऐसी ही एक इशू यहां पर निकल कर आया था। उनके द्वारा सीबीआई को ज्वाइन करने की बात की गई थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, पर लेकिन उनको बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्लियरेंस ही नहीं दिया जा रहा था। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी यहां पर बदले की भावना से कई बार ऐसे काम करती हुई नजर आती है। अब यहां पर पिस्ता कौन है, पिसे का बेचारा कौन, पिसे का बेचारा बीच में आईएएस ऑफिसर। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए कमर कस लीजिए, यहां पर और भी कई सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जो यहां पर 4 अमेंडमेंट इनके द्वारा करने की बात की जा रही है, तो 2 अमेंडमेंट ऐसे हैं, चलो ठीक है वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन 2 अमेंडमेंट ऐसे हैं जो कि राज्य गवर्नमेंट की भुएं सुकोड़ रहे हैं, यानी कि राज्य गवर्नमेंट को टेंशन में ला रहे हैं। पहला अमेंडमेंट क्या है, पहला अमेंडमेंट यहां पर ये बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर फिक्स्ड नंबर ऑफ आईएएस ऑफिसर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डेपुटेशन पे भेजेगी हर साल, यानी कि डिसाइड कर लिया इतने आने हैं तो इतने आने हैं, तो यानी कि एक तरीके से फिक्स कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर की कमी है आज के डेट में, और यहां पर इस तरीके से अगर भेजा जाएगा तो कैसे काम चलेगा, पहला मुद्दा तो यहां पर ही निकल के आता है। तो जो अमेंडमेंट किया जा रहा है यहां पर ये प्रपोज अमेंडमेंट जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर इसको लेकर खुश नहीं है। ठीक है, तो कई सारे इश्यूज आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे कि यहां पर सेंटर को फिक्स इसमें भेजना है यहां पर, और वो भी चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए, तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो आईएएस ऑफिसर जो है वो सेंट्रल डेपुटेशन पे जब भेजता है यहां पर, ठीक है, तो उनकी विश होना जरूरी है। तो यहां पर सेंट्रल डेपुटेशन पे अगर जा रहा है, पता चला किसी की विश भी नहीं है, तो फिक्स नंबर कहां से निकाल कर लेकर आएंगे। अभी हमारे देश में कई सारी कंडीशन है, आज के में पुअर वर्किंग कंडीशन देखने को मिलेगी अगर आप लोग जूनियर लेवल पर रहते हैं। ठीक है, और कई बार उल्टे सीधे जिनमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं यहां पर सीनियर पोस्ट पर, की पता नहीं है कि नीचे क्या चल रहा है। ठीक है, लैक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आज के में शॉर्टेज है। आईएएस की शॉर्टेज इसलिए भी हो गई है क्योंकि लोग जो है इससे ज्यादा ल्यूक्रेटिव अपना प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जिस पर्पज के लिए यहां पर आईएएस ऑफिसर बनते हैं उस पर्पज को उनका फुलफिल नहीं होने देता है। यानी कि आप लोग पूरे डेडिकेशन के साथ में जा रहे हैं, करप्शन को हटा देंगे, ये चीजें चेंज कर देंगे, वो चीजें चेंज कर देंगे, पर रियलिटी में इतना आसान नहीं होता है। अंदर जाकर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि टैकल करने होते हैं। यहाँ पर पॉलिटिशियन जो होते हैं वो मालिक होते हैं और वो सर पर बैठे होते हैं सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, तो उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जाती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से माना जाता है कि जितनी पावर है इंडियन सिविल सर्विसेज के अंदर वो ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। इवन कई सारे ऐसे भी देखे होंगे आईपीएस ऑफिसर तक, आईएएस ऑफिसर तक सुसाइड तक भी कर लेते हैं
इतना प्रेशर यहां पर बन जाता है कई बार, तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो दूर के धौल सामने होते हैं, आप लोगों को कई बार देखने को मिलेगा लोग जो है बड़े ही डेडिकेटेड होकर तैयारी करते हैं, पर लेकिन प्रैक्टिकल भी होना चाहिए आप लोगों को साथ ही साथ में, क्योंकि वहां पर एक तरीके से इमोशनलिटी काम नहीं आने वाली है, प्रैक्टिकल और मैं बोलूंगा बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोगों को काम आने वाली है यहां पर, कि कहां पर किस तरीके चीजों को लेकर चलना है। आप लोगों के पास में एक पॉलिटिशियन है, वो बोला ये काम कर दो, ठीक है, आपने बोला कि ठीक है बिल्कुल कर दूंगा, अगर ये काम जो है वो रूल के हिसाब से हो तो बिल्कुल करेंगे। पॉलिटिशियन बोलेगा कि रूल के हिसाब से होता तो तेरे पास आता क्या, तो अगर उसी दिन पहले दिन आप लोगों ने उस पॉलिटिशियन की बात मान ली तो गले में पट्टा डाल के रखेगा पूरी जिंदगी, जहां चाहेगा उधर आप लोगों को लेकर चलेगा। वो अलग बात है कि पैसा अच्छा खासा मिलता रहेगा, करप्शन का माल आप लोगों की पॉकेट में आता रहेगा, पर लेकिन रियलिटी होगी आप लोगों की आत्मा मर जाएगी, आप लोगों की आत्मा अंदर से गवाही नहीं देगी। पर लेकिन अगर पहले ही दिन आप लोगों ने मना कर दिया कि ठीक है रूल के हिसाब से होगा तो काम करूंगा, वरना उल्टा सीधा पर्सनल काम बिल्कुल नहीं करूंगा, तो वो तुरंत क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी जगह ट्रांसफर कर देगा जहां आप लोग हो सकता है अच्छा ना लगे, पर लेकिन आप लोग के अंदर का इंसान जो है वो गरिमा जो है वो बची रहेगी आप लोग की। ठीक है, आप लोग ये बोलोगे हाँ मैंने अपने अंदर से जिस पर्पज के लिए यहाँ पर आया था वो पर्पज आप लोगों का फुलफिल रहेगा। तो देखिए चैलेंज आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, पर उन चैलेंज को टैकल करना भी आप लोग यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही देखने को मिलती है, इसी की वजह से बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी है, इवन लोग जो है जॉब छोड़ आ जा रहे हैं आईएएस ऑफिसर की। अभी रिसेंटली कई सारे रेजिग्नेशन आप लोगों ने पास्ट में भी देखे होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर निकल कर आती है। पर लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा जो इंपॉर्टेंट उठाया गया है वो है ये, जब ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर, ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कर रही है, आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसके बाद में बात भी की थी कि यहाँ पर लेटरल एंट्री ले रही है। लेटरल एंट्री मतलब बाहर से डायरेक्ट यहाँ पर ये ऑफिसर्स की जो पोस्ट पर यहाँ पर ऊपर पोस्ट पर यहाँ पर सेक्रेटरी यहाँ पर एक कैबिनेट सेक्रेटरी यहाँ पर इन पोस्ट पर जिसका एक्सपीरियंस है उनको ले जाने की ऑलरेडी बात यहाँ पर कर रही है लेटरल एंट्री के थ्रू। जब यहाँ पर लेटरल एंट्री का ऑप्शन है उनके पास में और उसको यूज भी कर रही है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर यहाँ पर क्यों आईएएस ऑफिसर जिनकी इच्छा भी नहीं है आने की, उनको आप लोग फोर्स कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए आने के लिए, उनको तो आप लोग को इस तरीके से फोर्स ही नहीं करना चाहिए। तो ये काफी बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ये कहने का मतलब है कि उनको फोर्स नहीं करना चाहिए इस तरीके से, ये गलत तरीका है, आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में सोचना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को और इरिटेट कर रहा है। ये मुद्दा क्या है, ये मुद्दा यहाँ पर ये बोला है कि आप लोगों को ये बोला गया कि अगर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में ये लगा कि डेपुटेशन पे किसी को बुलाना है तो वो तुरंत बुला लेगा उसको, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको रिलीज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए अभी मैंने आप लोगों को तमिलनाडु वाला मुद्दा बताया, अभी मैंने आप लोगों को वेस्ट बंगाल वाला मुद्दा बनाया। अब ये तो ऐसा हो गया, पता चला यहाँ पर कोई ऑफिसर जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है किसी भी तरीके से और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा बुरा उसको लेकर, तो तुरंत उसको डेपुटेशन में बुला लेगा। वो तो डेपुटेशन नहीं, वो तो पनिशमेंट हो जाएगा एक तरीके की इंसान की। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पास्ट का जैसा एक्सपीरियंस है उसके बेस पर ये स्पेसिफिक कंडीशन जो है जिसको प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया, तो ये स्पेसिफिक कंडीशन का बहुत ज्यादा मिसयूज किया जा सकता है अपने पॉलिटिकल मुद्दों को साधने के लिए। क्योंकि आप लोगों को अभी रिसेंटली ऐसे कई सारे केसेस यहां पर देखने को मिले, यहां पर चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर के होते हैं, ठीक है, पता चला उनको वहां पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, तो उनको उठाकर दूसरे राज्य में डाल दिया, उनको उठाकर डेपुटेशन पे बुला लिया। जबकि एक एडमिनिस्ट्रेशन की जो नींव होती है चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो कि चीफ मिनिस्टर को प्रॉपर वे में एडवाइस करते हैं और सही डायरेक्शन में सारी चीजें चल रही होती है। तो ये ऐसा मुद्दा अगर यहां पर लाया जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में बात की जा रही है कि आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर हम लोग आज के दिन में चाहते हैं कि संघवाद का ढांचा हमारे देश में प्रॉपर वे में बना रहे, ये कुछ सजेशन दिए गए हैं उसके लिए, तो आप लोग इनको आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर, और इवन इंटरव्यू में भी इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो वहां पर भी आप लोग इनको बता सकते हैं। बात की जा रही है नानी पालकी वाला जी के बारे में। ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थे हमारे देश में, इनकी जो डेथ हुई 2002 में हुई। इंडियन जूरिस्ट थे और एक लिबरल इकोनॉमिस्ट भी थे। इनके द्वारा यहां पर यह बोला गया आज की डेट में अगर आप लोग चाहते हैं चीजें सही डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है, तो यहां पर एक वॉइसराय वाली टेंडेंसी, मेंटेलिटी आप लोगों की नहीं होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह था कि अगर देश को चाहते हैं तो देश के हित में आप लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक मोरालिटी रखनी पड़ेगी यहां पर सेंटर को, तभी जाकर चीजें आगे बढ़ पाएंगी, तभी जाकर यहां पर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ढंग से काम कर पाएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक मोरालिटी होनी चाहिए, ठीक है, जस्टिस और फेयरनेस होना चाहिए स्टेट की तरफ, यानी कि स्टेट को ये बोले कि स्टेट तो मेरे नीचे आता है और स्टेट को दबाकर रखा जाए, तो ऐसा नहीं है भाई साहब। हमारी कंट्री में फेडरलिज्म यानी कि संघवाद का ढांचा है और ये कोऑपरेटिव है, यानी कि संघवाद का ढांचा मिलकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। तो इसलिए यहां पर जबरदस्ती स्टेट गवर्नमेंट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। तो ये सजेशन में आप लोग मेंशन यहां पर कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा, ये तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया, आप लोगों ने देखा होगा कई बार, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 1994 का।
एसआर मुंबई यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो था 1994 का, उसमें यहां पर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया कि स्टेट जो है भाई साहब वो एक इंडिपेंडेंट खुद की उनकी एंटिटी है, यानी कि ऐसा नहीं है कि ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में अलग अलग मेंशन किया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होगा वो अलग रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से, यहां पर उसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और प्रेसिडेंट रहेंगे, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर रहेंगे। पूरा एक पैटर्न है, तो सबऑर्डिनेट नहीं है स्टेट गवर्नमेंट, वो खुद लोगों के द्वारा इलेक्ट की जा रही है भाई साहब, आप लोग उनको ऐसे नहीं देख सकते। तो ये सारी बातें ऑलरेडी यहां पर कई सारे केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बताई गई है कि आप लोग जो है यहां पर बेसिकली ये फोकस करना है कि कैसे पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल कल्चर लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आना है, उसको कैसे आप लोग को आगे बढ़ाना है, ना कि यहां पर आप लोग ऐसा नहीं कि यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट होगी वो आप लोगों के नीचे काम करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला गया है नाइदर सैटेलाइट नॉर एजेंट ऑफ सेंटर, यानी कि ये आप लोग के अंडर कंट्रोल में काम करने वाली कोई एंटिटी नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट काम करने वाला एक प्रॉपर सिस्टम है जो कि संविधान में जिसके प्रॉपर इंडिपेंडेंस इसको दे रखी है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने कब्जे में नहीं ले सकती। तो ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आप लोगों के सामने, और यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के निकल जाते हैं। इवन बोल देंगे कि किस केस के द्वारा बोला गया, सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आए तो एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस वहां पर भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं, काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप लोग इसको लिख कर आएंगे तो, ठीक है। और डेली जो आप लोग यहां पर 2 क्वेश्चन मिलते हैं आंसर राइटिंग के यार, उनको आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करो, उससे आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और एक दूसरे का जो आंसर है वो रिव्यू भी किया करो। जैसे कि यहां पर आप लोग देखते हैं रेगुलर आप लोग क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं, कई सारे बच्चे जो है अच्छे से आंसर देते हैं यहां पर, तो आप लोगों को रेगुलरली पार्टिसिपेट करते रहना है यहां पर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे तो लिख कर ही, अभ्यास कर ही आप लोग सीखोगे, वरना ऐसे कोई मां के पेट से सीख कर नहीं आता है। और इसी के साथ में अगर कुछ भी आप लोगों को चाहिए, बाकी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, कोटेशन वगैरह भी डेली डालता हूं यहाँ पर, एसएलवी पीडीएफ के नाम से बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, तो इसको भी अपना जो है स्टडी का पार्ट आप लोग बनाकर रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर क्या है कि सरदार पटेल साहब के द्वारा जो बोला गया था, वो बोला गया था किसके बारे में, बोला गया था कि हमारी कंट्री में ऑल इंडिया सर्विस जो है तो यहाँ पर किसी लिए लेकर आई गई थी ताकि हमारी कंट्री में एक प्रॉपर वे में देश जो आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमको सरदार पटेल जी की जो उनके द्वारा उम्मीद लगाई गई थी, उनके द्वारा मतलब एक तरीके से उनके द्वारा जो सोचा गया था, एक तरीके से सलाह दी गई थी, उसको ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किस लिए ऑल इंडिया सर्विस बना के लेकर आए थे। एक फेडरल सिस्टम को हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए, सेंटर और स्टेट की कुत्ते बिल्ली की लड़ाई में यहाँ पर इसको ताव पर हम लोग को नहीं लगाना चाहिए। अगर लग रहा है कि कोई लड़ाई लग भी रही है तो उसको प्रॉपर मिलकर आप लोग देश के हित में रहते हुए आप लोग इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ में, यानी कि सहकारी संघवाद के ढांचे के साथ में काम आप लोगों को यहां पर करना पड़ेगा, तभी एक सही सॉल्यूशन आप लोगों का निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये बातें यहां पर इसमें कंप्लीट बताई गई हैं। आई होप कि आप लोगों के माइंड में एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट आप लोगों को लगता है तो आप लोग उसको पूछेगा जरूर, वो डाउट आप लोगों के माइंड में कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। वो डाउट एक एक पॉइंट आप लोगों को अगर पता रहेगा तो आप लोग उसको लिख भी पाएंगे, और एग्जाम में तो सही है, आप लोग लाइफ में अगर एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं या फिर एक सिविल सर्विसेज में आप लोग जाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये सही किया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गलत किया गया, आप लोगों की क्या राय है, तो कुछ शब्दों में आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। एक छोटा सा पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहां पर बात की जा रही है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में। तो जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोगों को यहां पर बन जाएगा बेसिकली ये इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल, तो इसके बारे में याद रखिएगा। सिलेबस अपने पास में रखा करो। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सिलेबस की कॉपी प्रोवाइड करा दो, ठीक है, आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा सिलेबस की पूरी कॉपी, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा डिटेल में सिलेबस पूरा प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, जो स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, ठीक है। तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगी, उसको आप लोग देख लीजिएगा और प्रिंट आउट निकालकर अपने पास में रखिएगा, ओके। ये जरूर याद रखना आप लोग। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले हमारे संविधान में कहीं डायरेक्ट लिखा है फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो आप लोग क्या बोलोगे, यस या फिर नो, बताइए यस या फिर नो। पहले वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दीजिए तो आप लोग जानने को मिलेगा। यस या फिर नो नहीं लिखा हुआ है संविधान में डायरेक्ट कहीं भी। आप लोग अगर संविधान के अंदर जाएंगे तो पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये अनुच्छेद दिए हुए हैं। इस अनुच्छेद में जब आप लोग अंदर जाकर झांकोगे तो आप लोगों को आर्टिकल 19 देखने को मिलेगा, और आर्टिकल 19 को 1 को जब एक्सप्लेन किया गया तो उसकी एक्सप्लेनेशन में से कोर्ट के द्वारा यहां पर क्या निकाला गया, प्रेस निकाला गया, कि जब यहां पर फ्रीडम की हम लोग बात कर रहे हैं तो उस फ्रीडम के अंदर से आप लोगों को फ्रीडम ऑफ प्रेस भी देखने को मिलेगा। इनके डायरेक्टली संविधान में मेंशन नहीं किया गया है, यहां पर निकालकर आप लोग उसको लेकर आते हैं। तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए जो है उसमें फ्रीडम के बारे में बात की जा रही है, तो वहीं से आप लोगों की फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो निकल कर आती है।
इसमें लिखा हुआ क्या है, आर्टिकल 19 के जो फर्स्ट के ए में आप लोग जाएंगे, टू फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वहां पर बस ये लिखा हुआ है, आप लोग का प्रेस के बारे में मेंशन नहीं है। पर जब स्पीच एक्सप्रेशन की हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये भी हो गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एब्सोल्युटली यहां पर आप लोगों को नहीं देखने को मिला कि ये एब्सोल्यूट है कि आप लोग हमेशा आप लोग यहां पर इसको एंजॉय कर सकते हो, नहीं, इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं भाई साहब। आर्टिकल 19 के जब 2 में आप लोग जाएंगे तो इसके ऊपर प्रतिबंध भी रखे गए हैं, जैसे कि संप्रभुता, देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के, एकता के, अखंडता के बारे में कोई बात करेगा, स्टेट की सिक्योरिटी को अगर गलत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, अगर अच्छे रिलेशन जो है उनको बिगाड़ने की कोशिश करेगा, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन रखने के बजाय उसको खराब करने की कोशिश करेगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा, डिफेमेशन, किसी की इंसल्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर किसी भी तरीके से यहां पर समाज में कुछ गलत तरीके से, गलत भावना से लेकर लोगों को उकसाने की कोशिश करेगा, तो यहां पर आप लोग की जो फ्रीडम है वो फ्रीडम यहां पर नहीं रह जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये काफी ज्यादा जरूरी है यहां पर, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आया था 1950 में, ठीक है, तो रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का केस आया था, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है यहां पर वो बोला गया कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां से निकाल के लाए हम लोग भाई कि इस तरीके से फ्रीडम ऑफ प्रेस यहां पर होना चाहिए, और फिर यहां पर चीजें जो है वो आगे बढ़नी चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। और आप लोगों ने यहां पर देखा भी होगा आज की डेट में हमारी कंट्री की हालत जो है वो काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी है। कई सारी रिपोर्ट ऐसी निकल कर आई, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात भी की थी, यहां पर कई बार बात कर चुका हूं, हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी को ये बोला जा रहा है कि एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट के मामले में जब बात करें तो प्रॉपर हमारी कंट्री में रिपोर्टिंग की भी पावर नहीं रह गई है, उनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, उनके ऊपर कई बार उल्टे सीधे आरोप लगाने की कोशिश की जाती है, तो कई सारी थ्रेट यहां पर देखने को मिल रही है। तो जब डेमोक्रेसी के पिलर के बारे में बात करते हैं ना, तो फोर्थ पिलर माना जाता है यहां पर मीडिया को। फोर्थ पिलर यानी कि 3 पिलर कौन से इसके अलावा वो आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, ये छोटे-छोटे क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। फिर कल आंसर बताऊंगा तो बता दूंगा, पार्टिसिपेट किया करो यार, पार्टिसिपेट करने में कुछ नहीं जा रहा है, पार्टिसिपेट करोगे तो चीजें अच्छे से लेकर आप लोग चल पाओगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अभी ये क्यों आ गया न्यूज में, ये न्यूज में इसलिए आ गया क्योंकि कश्मीर का जो प्रेस क्लब है उसको अभी रिसेंटली बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो कश्मीर का जो प्रेस क्लब है उसको बंद कर दिया गया है। तो यहां पर ये माना जा रहा है कि अब जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो प्रेस चल रही थी, वहां पर जो इंडिपेंडेंट चीजें चल रही थी वो कैसे काम करेगी। तो इसके चलते यहां पर ये काफी बड़ा एक मुद्दा देखने को मिला। तो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा यहां पर इसके ऊपर एक कंसर्न दिखाया गया है, यानी कि हमारी कंट्री में एक पूरी जो एडिटर गिल्ड है, जो एक ग्रुप है, उनके द्वारा कंसर्न दिखाया गया कि अब कैसे इंडिपेंडेंट तरीके से कश्मीर के अंदर ये सारी चीजें चल पाएंगी। यानी कि अगर आप लोग यहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस ही नहीं रहने दोगे तो फिर कैसे चीजें यहां पर बन पाएगी, उनका जो बातें कौन रखेगा कल को, किस तरीके से यहां पर क्या क्या मुद्दे हो रहे हैं, तो सारी बातें एक तरीके से मीडिया ही नहीं होगी। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज होगा यहां पर कश्मीरी लोगों के लिए, ठीक है। तो कल को कुछ भी हो रहा है एक तरीके से उनके साथ में, तो प्रॉपर वे में एक इंडिपेंडेंट अगर हाउस काम नहीं कर पाएगा तो सारी चीजें आप लोगों को ढंग से देखने को नहीं मिलेगी। और ये सारी चीजें जो यहां पर निकल कर आ रही है और ज्यादा सोसाइटी के अंदर रोष फैलाएंगी और ज्यादा लोगों को दिक्कतें यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये मुद्दे यहां पर बोले गए हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था पर छोटा था, पर लेकिन सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगत घाउस करत गंभीर, तो वही बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो छोटा आर्टिकल है पर लेकिन गंभीर आर्टिकल है, ठीक है। ऐसा ही एक और आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। यहाँ पर ये बात की जा रही है एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में। अगर आप लोगों से पूछूं रो के बारे में तो तुरंत आप लोगों को नॉर्मली जो मूवी याद आती है वो है एक था टाइगर, ठीक है, कि हमारी कंट्री में एक था टाइगर मूवी जो है वो इसी मुद्दे को यहाँ पर दिखाती है। पर लेकिन रियल एक था टाइगर पता है आप लोगों को कौन था? रियल एक था टाइगर कौन था? अगर आप लोगों से कोई पूछे तो रियल एक था टाइगर थे यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है। इनका नाम आप लोग याद रखेगा, आप लोगों से पूछा भी जा सकता है यहाँ पर। बेसिकली के.एस. नायर बोलते हैं, के शंकरन नायर। ये फर्स्ट रो के चीफ थे जिनके द्वारा रो को बनाया गया, एक तरीके से रो का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो ये थे के.एस. नायर साहब। इसी के साथ में फर्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे सिक्योरिटी के फील्ड में। अगर बात करें तो जीएस पेपर 3 में जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वहां पर आप लोग इस आर्टिकल को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पर यह कि हर साल 20 जनवरी को क्या होता था, के.एस. नायर साहब की याद में एक मेमोरियल लेक्चर यहां पर बेसिकली लिया जाता था। 2007 से यहां पर स्टार्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इनकी, मैंने अभी बताया ना आप लोगों को, इनकी जो डेथ हुई थी वो थी 2002 में। तो उसके बाद में 2007 से इनके याद में मेमोरियल लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था, ताकि इनके थॉट जो है इन्होंने क्यों बनाया था, बेसिकली रो की नींव रखी थी, उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो जो यहाँ पर उसको काओ मेमोरियल लेक्चर बोलते थे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इन्हीं के चलते यहाँ पर जो ये मेमोरियल लेक्चर यहाँ पर बोला जाता था, ठीक है। एक सेकंड यार, वन सेकंड, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये बेसिकली सक्सीड किए गए थे ये के यहाँ पर के शंकरन नायर के द्वारा। इनका नाम है आर एन काओ, ठीक है। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, वो थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है।
थोड़ा सा मतलब उसको थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन कर गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो थे बेसिकली ये है इनका नाम RN काओ। तो इन्हीं के नाम पर यहाँ पर काओ मेमोरियल लेक्चर भी देखने को मिलता था 2007 से लेके 2019 तक, वो कंटिन्यूअसली चल रहा था। पर लेकिन अब की बार क्या हुआ 2020 में और 2021 में यहाँ पर वो लेक्चर नहीं हो पाया। रीजन क्या था? रीजन है कोविड-19 के चलते यहाँ पर वो मेमोरियल लेक्चर नहीं हो पाया। तो उसी के चलते यहाँ पर इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है। तो रो के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर बात करें सिक्योरिटी के मामले में काफी इंपॉर्टेंट एजेंसी यहां पर हो जाती है। और खासकर जब 1962 की वॉर हुई थी चाइना के साथ में, उसमें हम लोग हार गए थे, तो ये माना जाता है कि सिक्योरिटी जो इनपुट है वो प्रॉपर वे में हम लोग को नहीं मिला, जिसके चलते लगा कि कोई रो जैसी एजेंसी हमारे देश में होनी चाहिए। तो तब हमारे देश में रो जैसी एजेंसी निकल कर आई। तो रो के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे देश में, जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आप लोग बोलते हैं, ये इसकी फुल फॉर्म है। बनाया गया था 1968 में। यहां पर जब दो वॉर हो गई हमारे देश के साथ में, इंडिया और चाइना की वॉर हो गई 1900 बेसिकली यहां पर ये 62 में, और फिर 1965 में 1965 में यहां पर इंडो और पाकिस्तान वॉर आप लोगों को देखने को मिली। तो लगा कि कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो कि इनपुट दे सके कि चल क्या रहा है और सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और मोटो है यहां पर धर्मो रक्षित रक्षित, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक तरीके से द लॉ प्रोटेक्ट व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। अगर बात करें यहां पर ये डायरेक्ट यहां पर कमांड में रहती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर जो इनका प्राइमरी फंक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये इंटेलिजेंस गैदरिंग करती हैं काउंटर टेररिज्म को लेकर, पॉलिसी मेकिंग को लेकर, किसी तरीके से प्रमोट करना है कि काउंटर प्रोलिफरेशन कैसे उसको बेसिकली रोकना है, एडवांस कैसे अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी लेकर चलनी है, यानी कि देश के हित के बारे में यहां पर काम करती है। अगर बात की जाए तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर में आती है, तो यहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी रहते हैं। तो कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर अगर बात करें यहां पर, तो ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमिटी आप लोग को देखने को मिलेगी, रो यानी कि यहां पर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आप लोग को देखने को मिलेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो देखने को मिलेगी, और मिलिट्री इंटेलिजेंस आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई यहां पर, तो इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट बॉडी जो आप लोग यहां पर ये चार इंपॉर्टेंट बॉडी जो आप लोगों को देखने को मिलती है, ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंडर में आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहां पर जो ये एक था टाइगर, ये नहीं है, रियल एक था टाइगर यहां पर है RN राव साहब, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी, कम से कम इतना आप लोग याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर जब बात करते हैं अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में, तो सिक्योरिटी देश के सर्वोपरि है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। यानी कि देश से ऊपर कुछ नहीं है, सारी चीजें अपनी जगह है। देश की जब देश के बारे में बात आए तो सारी चीजें भूल जानी चाहिए, अपना देश सबसे ऊपर होना चाहिए। तो ये बातें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। एक और छोटी सी बात यहां पर बेसिकली डेटा पॉइंट है, अगर आप लोग उसके बारे में बात करें, हमारी कंट्री में अभी क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो उसी के चलते यहां पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं कि जो ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं इससे क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। यहां पर एक तो इन्फ्लेशन आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग महंगाई बोलते हैं, तो यहां पर बढ़ता है। तो ऑयल के प्राइस अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए एक बेस प्राइस होता है। बेस प्राइस जैसे 47 रुपीज हो गए यहां पर, ठीक है। तो बेस प्राइस के ऊपर फिर सेंटर का टैक्स लगता है, जैसे कि यहां पर ये 14% लग गया। फिर यहां पर डीलर का कट होता है, यहां पर वो 3% का हो गया, स्टेट का टैक्स हो गया वो 17% का हो गया। तो टोटल मिलाकर फिर यहां पर ये सारा जामा पहना दिया जाता है इसको। तो जो 41 रुपए का आप लोगों को जो पेट्रोल मिल रहा था वो 101 रुपए का मिलेगा, यानी कि 101 रुपए का कन्यादान आप लोगों को करना पड़ेगा। यानी कि 60 रुपए जो है यहां पर बाकी के वो कहां गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डीलर के खाते में यहां पर चले गए। तो इस तरीके से आप लोगों का प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ यहां पर नजर आता है। तो पूरा डेटा पॉइंट मैंने यहां पर आप लोगों को बता दिया है। इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर जब प्राइस बढ़ता है तो भी दिक्कतें यहां पर देखने को मिलती हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कंट्री में जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, उसका 85% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। क्रूड ऑयल 85% हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं, यानी कि बाहर से खरीद कर लेकर आएंगे क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसमें से मिट्टी का तेल निकालेंगे, डीजल निकालेंगे, पेट्रोल निकालेंगे, ग्लिसरीन निकालेंगे, ये सारे प्रोडक्ट फिर उसमें से निकालते हैं। इन्हीं को हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्रूड ऑयल में से जब ये सारी चीजें निकाली जाती हैं तो उसको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अभी यहाँ पर जहां इलेक्शन चल रहे हैं आप लोगों को वहां पर प्राइस जो है वो रुके हुए नजर आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है इलेक्शन के टाइम पर लोगों को लुभाना होता है, तो प्राइस वहां पर तो नहीं बढ़ेंगे, पर दूसरे राज्यों में प्राइस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये कुछ इश्यूज है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बाकी कहां पर कितना प्राइस यहां पर चल रहा है वो बता ही दिया गया है। बेस प्राइस क्या है यहाँ पर, ठीक है, सेंटर कितना टैक्स ले रहा है अपने यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर बेस प्राइस जो है वो बढ़ गया है। तो बेस प्राइस बढ़ गया जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। अभी सेंटर ने अपना टैक्स थोड़ा कम किया था, अभी स्टेट ने भी अपना टैक्स थोड़ा कम किया था, पर बेस प्राइस जो बढ़ गया है उसकी वजह से अभी इशू निकल कर आ रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कई सारे ऐसे इश्यूज देखने को मिलेंगे। अभी सऊदी अरेबिया यूएई की जो इशू चल रहा है यमन को लेकर, इसी के साथ में अभी जो यहाँ पर कई सारे बम ब्लास्ट देखने को आप लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये सारे इशू जो है यहाँ पर ये ऐसा माहौल क्रिएट यहाँ पर करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आती है। तो ये एक डेटा पॉइंट था जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है।
एक और आर्टिकल था, ये आर्टिकल जो है मैंने आप लोगों को, हालांकि कल थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताया भी था, पर फिर भी यहां पर हल्का सा रिवीजन आप लोगों को हो जाएगा, तो इसको सुनिए यहां पर बेसिकली है क्या। ठीक है, देखिए होता क्या है, कई बार ना कई सारे आर्टिकल, जैसे पहले मैंने न्यूज एनालिसिस में पढ़ा दिया, फिर यहां पर आ गया, तो कल मैंने डिस्कस किया था कि यहां पर कई सारे लोगों की जान जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है स्टेट गवर्नमेंट को, भाई साहब चल क्या रहा है यहां पर। मैंने बोला था कि जिस भी इंसान की डेथ हुई है उसको 50,000 रुपए देना है, क्या देना है, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया क्या होता है, एक तरीका कंपनसेशन। एक्स ग्रेशिया अगर शब्द भी आप लोगों से कोई पूछ लेना, एक बात और याद रखिएगा, जो शब्द मैं यहां पर आप लोगों को बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, वो अलग है, और बाकी की 5 वोकैबुलरी जो वीडियो के एंड में मिलती है वो अलग है, तो इंग्लिश इंप्रूव करने में आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। तो ये मत सोचेगा ये सारी, ये तो एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो तो आप लोग वहां पर मिलेगी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला गया, यार आप लोगों को तो बोला था 50,000 रुपए सबके अकाउंट में पहुंच जाने चाहिए, पर लेकिन आप लोगों ने फिर भी यहां पर बदतमीजी काट कर रख रखी है। बताया जा रहा है यहां पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट के बारे में बोला जाए तो उनके द्वारा यहां पर बहुत सारे क्लेम जो है उनको कंपनसेशन को दिया गया, पर लेकिन बहुत सारे अभी भी नहीं दिए गए। आंध्र प्रदेश के अंदर भी सेम कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, कहीं बोल रहे हैं टेक्निकल ग्लिच आ रहा है, कहीं बोल रहे हैं कि पूरी डॉक्यूमेंटेशन यहां पर देखने को नहीं मिल रही है, तो ऐसी बदतमीजी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर आप लोगों को बोला गया पैसा भेजने के लिए, एक कंडीशन ऐसी बनी देश में, तो उसको आप लोगों को फॉलो करना चाहिए और अपनी मनमानी यहां पर नहीं चलानी चाहिए, ऐसे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई। तो अभी मुद्दा क्या है यहां पर, मुद्दा यहां पर यह निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में अगर मेनली बात की जाए कि 50,000 रुपए देने की जब यहां पर बात की गई थी, तो स्टेट के द्वारा कई सारे क्लेम जो है वो रिजेक्ट कर दिए गए। आप लोगों को पता होगा जब हमारे देश में डेथ हो रही थी लोगों की, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है आप लोगों के लिए। अगर बात करें हेल्थ के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। कोविड-19 की जब डेथ हो रही थी तो उस टाइम पर कई सारे लोगों को तो डेटा ही यहां पर पब्लिक नहीं किया जा रहा था, ये बोला जा रहा था कि डेटा जो है कम दिखाया जाता है कि कम लोगों की जान गई है, पर रियलिटी कुछ और देखने को मिल रही थी। कई सारे ऐसे इश्यूज वहां पर निकल कर आए, तो उस टाइम पर फिर बोला गया कि यार इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए यहां पर, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को पता ही था कितने सारे लोगों की डेथ हो रही है, कल को कोई ना कोई पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर पैसा हमसे मांगेंगे, और हम लोग वैसे ही जूझ रहे हैं क्योंकि हमारे पास में वैसे ही पैसा नहीं है। तो ये कई सारे इश्यूज देखने को मिले थे, तो इसके चलते जब मुद्दा निकल कर आया था कि 50,000 रुपए आप लोग को देने, तो ये मुद्दा यहां पर निकल कर आया, और यहां पर ये गाइडलाइन भी दी गई किस पैटर्न में आप लोग इनको लेकर चलोगे। तो बोला गया था कि 4.4 लाख के करीब लोगों की जान गई है, तो इनको 50,000 रुपए प्रोवाइड कराने हैं, और कहां से मिलेंगे, यहां पर ये स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड से यहां पर ये पैसा दिया जाएगा। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर बेसिकली बनाया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, जो कि 2005 में लाया गया था, और 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात करें, स्टेट गवर्नमेंट जो है यहां पर वो प्रोवाइड कराएगी रिलीफ, प्राइमरी यहां पर एक फंड जो है वो प्रोवाइड कराएगी, पर ऐसा नहीं कि मजे मजे में इसको उड़ाएगी। जो पैसा जाएगा उसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चेक करेगा कि भाई साहब सही जगह खर्च किया है या फिर सही जगह खर्च नहीं किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो भी यहां पर इसको बेसिकली देखेगी कि क्या क्या चीजें यहां पर चल रही है, क्योंकि ये ग्रांट इन एड होता है। ग्रांट इन एड मतलब अपनी तरफ से दिया गया अनुदान राशि जो स्टेट गवर्नमेंट को, तो यहां पर इक्वल, तो यहां पर एनुअल इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में यहां पर ये दिया जाता है, और रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन के द्वारा यहां पर दी जाती है। 75% जो एसडीआरएफ का है वो एलोकेट किया जाता है जनरल कैटेगरी की स्टेट को, और 90% जो है यहां पर वो यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है, बाकी के जो स्पेशल कैटेगरी के स्टेटस हैं उनको दिया जाता है। इसमें होता क्या है, कल को अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आ जाए, कहीं पर सूखा पड़ जाए, कहीं पर सुनामी आ जाए, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाए, बादल बरस जाए, बस यानी कि फट जाए बादल, अगर कोई भी ऐसा इशू देखने को मिले तो वहां पर इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए 10% तो डायरेक्ट यहां से ये यूज कर सकते हैं बेसिकली। पर लेकिन यहां पर ये एक तरीके से आप लोग समझिएगा कि प्रॉपर वे में पैसा यूटिलाइज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मनमानी यहां पर चल रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर वे में लोगों को पैसा नहीं दे रही है, यहां पर ये दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहां पर कई सारे इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। जस्टिस जो एम.आर. शाह और जस्टिस जो संजीव जो खन्ना है उनके द्वारा यहां पर बोला गया था कि सबके अकाउंट में पैसा पहुंचना चाहिए, जैसा माहौल देश के अंदर बना हुआ है, एक सपोर्ट आप लोगों को यहां पर बेसिकली सबको दिखानी चाहिए, पर लेकिन रियलिटी में वो सपोर्ट देखने को मिली नहीं, जिसकी वजह से ये इशू यहां पर निकल कर आया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी ये स्लाइड भी मैंने डाल दी है, फिर से आप लोग यहाँ पर फाइनेंस कमीशन कौन कौन से कब तक है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये हमारी कंट्री में फाइनेंस कमीशन संविधान में कहां पर है, तो आर्टिकल 280 के तहत है, ये याद रखिएगा। 15वें फाइनेंस कमीशन अभी हमारी कंट्री में कौन से फाइनेंस के द्वारा कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी गई है, तो ये ऐसी बेसिक चीजें जो कि रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। कई बार पूछ जाता है पहले फाइनेंस कमीशन बता दो, ठीक है, आप लोगों को दूसरे जैसे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। यूपीएससी के अंदर तो नॉर्मली आप लोगों से ये वाले क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा फाइनेंस कमीशन है जिसके द्वारा 42 यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल स्टेट के बीच में शेयर दिया गया, 41 यहाँ पर हो गया अभी फिलहाल। ये 41 क्यों हुआ जरा बताइए आप लोग, कई बार आप लोग एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पहले 42 शेयर करते थे टैक्स का, अब 41 हो गया, इसके पीछे रीजन क्या है ये आप लोग को बताना है। देखता हूं कौन कौन से आंसर यहां पर देता है।